Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 8, a shirt in the market. इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था। मार्केट अराउंड अस, हमारे चारों ओर मार्केट किस तरह की होती है। चेन मार्केट के बारे में पढ़ा हमने। चेन ऑफ मार्केट क्या होती है, वीकली मार्केट क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। These chapters tell us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that a chain of markets link the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये एक शर्ट की कहानी है कि कपास का, कॉटन का प्रोडक्शन से आरंभ स्टार्ट होती है और कमीज के जब तक बाय नहीं हो जाती, सेल नहीं हो जाती, उसके बिकने तक की जाती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। और इसमें क्या है कि खरीदारी और बेचना, इससे क्या है, आपस में कनेक्ट होते हैं, चेन का एक पार्ट है। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम this or do some people benefit more than others? We shall find out. और इसमें क्या है, क्या इससे सबको एक जैसा बेनिफिट होता है या कुछ को दूसरों के अकॉर्डिंग अधिक बेनिफिट मिलता है, और इसका पता लगाने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल में जो कॉटन फार्मर है, कपास उगाने वाले किसान के बारे में बताया गया है इसमें। Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grow cotton on her small price of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Swapna is busy packing cotton. The walls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days ऑफ हार्वेस्ट द कॉटन। इसमें स्वप्ना की कहानी बताई गई है कि वह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक कॉटन उत्पादन करने वाले खेत के कपास उगाती है, और जो कॉटन के पौधे हैं उसमें डोडे पक रहे हैं, और उनमें से कुछ क्या है, अभी जो कॉटन वो पूरी तरह से पक चुका है। इसलिए स्वप्ना जो कॉटन को एकत्र करने में क्या है, बिजी हो रही है। और इसमें रुई भरी है, एक साथ चटक रहे, नहीं खुलते, इसलिए जो कॉटन की हमारी फसल है उसको हार्वेस्ट करना थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। वंस द कॉटन इज़ कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुर्नूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट ऑफ द लोकल ट्रेडर एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। स्वप्ना हैड borrowed rupees 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. At that time, the local traders made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. और क्या है, रुई को इकट्ठा हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुर्नूल का जो कपास में कॉटन मार्केट है वहाँ ना ले जाकर एक अपने स्थानीय लोकल जो उनका ट्रेडर है उसके पास ले जाती है। और फसल की बोनी शुरू करने के टाइम पर स्वप्ना ने क्या किया था, उस ट्रेडर से पैसे लिए थे, 2500 रुपये का लोन लिया था। और उस टाइम जो लोकल ट्रेडर है स्वप्ना को एक शर्त उनके लिए एक तो उसने क्या रखी थी, कंडीशन रखी थी, उसको सहमत कर लिया था। और स्वप्ना से क्या है, उसने वादा प्रॉमिस करवाया था कि वह अपनी जो सारी कॉटन है उसको ही दे, इसलिए स्वप्ना उसके पास गई थी। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expense on
accounts of these. Most often, the small farmer need to borrow money to meet these expense. और कपास की खेती में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं, एक्सपेंस करने की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स होती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनक्योर कीटनाशक आदि की ज़रूरत होती है। पर इन पर किसानों को काफ़ी क्या है, एक्सपेंस करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके जो एक्सपेंस हैं वह पूर्ति करने के लिए उन्हें क्या है, लोन लेना पड़ता है। एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वेट the wages of cotton at a price of 1500 per quintal. The cotton fetches 6000. The traders deducts rupees 3000 for repayment of loan and interest and pays स्वप्ना 300. इसमें क्या है, व्यापारी जो ट्रेडर का परिसर है उसके दो आदमी कॉटन के बोरे तोड़ रहे थे और 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6000 रुपये की उसकी कॉटन हुई। और व्यापारी ने दिए हुए जो लोन का ब्याज काट कर 3000 रुपये काट लिए और उसने स्वप्ना को केवल 3000 रुपये ही दिए। स्वप्ना ओनली 3000. ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप. देयर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट. रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत कॉटन अब आ चुका है। स्वप्ना आई हैव toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. इस टाइम रुई को प्रोडक्शन मैंने 4 महीने तक जो इसमें क्या है मेहनत की है। और आप देखिए कि इस बार जो कॉटन है कितनी जो इसका फ़ाइन क्वालिटी में साफ़ है। इस तरह इस बार मुझे बेहतर जो इसका प्राइस मिलने की क्या थी, उम्मीद थी। ट्रेडर अम्मा, आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस. अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच. यू कैन चेक एट द कन्नौल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी. तो व्यापारी कहता है कि मैंने आपको इसका अच्छा रेट दिया है, मार्केट में भी यही प्राइस चला है, आप कन्नौल की मार्केट में जाकर रेट पता कर सकते हो। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री. हाउ कैन आई डाउट यू. आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न enough from the cotton crops to last us a few months. स्वप्ना कहती है कि आप नाराज़ ना हो, मैं भला आपसे कैसे बिलीव ना करूं, मैंने तो केवल अपनी होप बताई है कि मुझे होप थी और आमदनी हो जाएगी कि कुछ मंथ तक हमारी जो क्या है इससे गुजारा चल जाएगा। दो, स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1800 per quintal. She doesn't argue further. The trader is a powerful man in the village and the farmer have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees. Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. इसमें क्या था, यद्यपि स्वप्ना क्या था, जानती थी कि कपास कम से कम 1800 रुपीज़ क्विंटल में बिकेगा, लेकिन वह आगे उनसे ज़्यादा उसने बहस नहीं की क्योंकि जो ट्रेडर्स था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और किसानों को कर्जे के लिए जो वहाँ के किसान थे उस पर डिपेंडेंट थे और ना केवल खेती के लिए वरना अन्य जो उनकी नीड्स होती थी उसके लिए भी वह उससे ही लोन वगैरह लेते थे। और उस टाइम केवल ऋण लेकर ही वहाँ पर क्या है सर्वाइव किया जा सकता था। स्वप्नाज अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज़ barely more than what she might have earned as a वेज लेबरर। और कपास की जो प्रोडक्शन थी, कल्टीवेशन पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय में से बस थोड़ी ही ज़्यादा थी जो कि लेबरर की आय होती है।
द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड की जो क्लॉथ मार्केट है उसके बारे में स्टोरी आगे। इरोड्स वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन of the largest cloth market in the world. A large variety of cloth is sold in the market. Cloth that is made by weavers in the village around is also brought there for sale. Around the market are offices of clothes merchants who buy this cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this मार्केट। जो तमिलनाडु में क्या था, वीकली मार्केट 2 बार लगने वाला इरोड का जो कॉटन मार्केट था वर्ल्ड का सबसे बड़ा था में से एक था। और इस मार्केट में अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स बेचे जाते थे। आसपास के गांवों में जो वीवर्स होते थे बनाया गया कपड़ा भी इन मार्केट में सेल करने के लिए लाया जाता था। और व्यापारियों का कार्यालय है जो कि कपड़े को खरीदते थे। और साउथ इंडिया के जो सिटीज़ थे अन्य व्यापारी भी इस मार्केट में कपड़ा खरीदने आते थे। वन मार्केट डेज यू वुड आल्सो फाइंड वीवर्स bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and export around the country. They purchase the yarn and give instruction to the weavers about the kind of the cloth that is to be made. In the following example we can see how this is done. बाज़ारों में क्या है कि दिनों में आपको जो वीवर्स थे वो भी मिलेंगे जो ट्रेडर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है क्लोथ्स बनाते थे। और यह जो ट्रेडर्स देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं वीवर्स या निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कपड़ा जो कॉटन था वो टेक्सटाइल उपलब्ध करवाते थे। यह सूत खरीदते हैं और वीवर्स को ऑर्डर देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा उनको तैयार करना है। और निम्नलिखित एग्जाम्पल को देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। जो बुनकर थे वह अपने घर पर कपड़ा किस तरह तैयार करता है। ये होम वीवर्स है यहाँ दिखाया गया है। जो द मर्चेंट्स डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर he has received for cloth. The weavers get the yarn from the merchants and supply him the cloth. For the weavers, this agreement seemingly has two advantages. The weavers do not have to spend their money on purchase of yarns. Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it is to be worn. कपड़ा जो उपलब्ध कराने जो के लिए जो ऑर्डर उन्हें ट्रेडर्स को मिलते थे उनके अकॉर्डिंग जो व्यापारी है वह वीवर्स के बीच काम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और वीवर्स ट्रेडर्स से सूत लेते थे, उनसे क्या है रेशम लेते थे और तैयार कपड़ा उनको वापस दे देते। इस प्रोसेस में जो वीवर्स को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते थे। वीवर को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता था और साथ ही जो वह कपड़े बनाते थे उसे बेचने की व्यवस्था भी हो जाती थी। और जो वीवर्स को स्टार्टिंग में ही पता चल जाता था कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना इसको बनाना है। However, this dependence on the merchants both of raw materials and markets means that the merchants have a lot of power. They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. The weavers have no way of knowing who
they are making the cloth for or at what price it will be sold at the cloth market. The merchants sell the cloth to the garments factories. In this way, the markets work more in favor of the merchants. और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए तैयार माल की जो बिक्री होती थी सेलिंग के लिए भी ट्रेडर्स पर बनी निर्भरता के चलते जो ट्रेडर्स को बहुत वर्चस्व बन जाता है और वह ऑर्डर देते थे कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य उनको वीवर्स को देते थे। बुनकरों के पास यह जानने का कोई भी जो रिसोर्स नहीं होता था कि किसके लिए कपड़ा बन रहा है और वह किस प्राइस पर वहाँ बेचा जाएगा। और weavers invest all their saving of borrow money at high interest rate to buy looms. Each loom cost of 20,000, so a small weavers with 2 looms has to invest 40,000. The work on these looms cannot be done alone. The weavers and other adult members of his family work up to 12 hours a day to produce cloth. For all this work, they earn about 3500 per month. और जो बुनकर की सारी जमा पूंजी लगाकर या उचित ब्याज दर पर ऋण लेकर करके उनको क्या मशीन खरीदनी होती थी जिससे कि कपड़े बनाए जाते थे। और एक जो मशीन थी उसका मूल्य होता था 20,000 रुपये। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो मशीनों के लिए लगभग 40,000 रुपये उनको खर्च का एक्सपेंस करने होते थे। और कपड़ा बनाने के लिए जो वीवर्स होते थे और उनकी फैमिली वाले लगभग 12 आवर्स तक काम करते थे एक दिन में और उनकी पूरी जो महीने की सैलरी होती थी उनको 3500 रुपये ही वह कमा पाते थे। द arrangements between the merchants and the weavers is an example of putting out system whereby the merchant supplies the raw materials and receives the finished product. It is prevalent in the weaving industry in most regions of India. और व्यापारी और बुनकरों के बीच यह जो प्रोसेस थी दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जहाँ जो ट्रेडर कच्चा माल देता था और उसे जो वीवर्स उसे तैयार माल प्राप्त करते थे और तैयार करते थे। भारत के अनेक एरिया में कपड़ा बुनाई के जो उद्योग के लिए यह जो व्यवस्था थी पुटिंग आउट सिस्टम यह प्रचलित थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये देखो इस तरह से शर्ट बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, एक दिल्ली की नियर फैक्ट्री है जहाँ पर गारमेंट बनाए जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे।